हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट लेसन 9 एमपीसी 011 का। लेसन का नाम रहेगा हमारा माइल्ड मॉडरेट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इनिशियली मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू बताता हूँ क्या हम करने वाले हैं अभी जो आने वाली कुछ मिनटों में, क्या आपको समझना है और क्या मेन टॉपिक रहेगा। भाई डिप्रेसिव डिसऑर्डर हमारा यहाँ पर मेन टॉपिक रहेगा, ठीक है। अब डिप्रेसिव डिसऑर्डर की सिवियरिटी के बेस पर हमने इसको क्लासिफाई किया गया है डिसऑर्डर्स को। पहला है माइल्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर, दूसरा मॉडरेट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, थर्ड मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि माइल्ड में थोड़ा सा कम खतरे वाली बात है, मॉडरेट में खतरा बढ़ता जा रहा है। तो आप इनको ये कह सकते हैं कि ये भाई रेड जोन इधर आ गया, रेड जोन इधर आ गया। यहाँ से चलते 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 ये इंक्रीजिंग लेवल में है, माइल्ड मॉडरेट मेजर ऐसे चल रहा है। डिप्रेसिव डिसऑर्डर को अक्सर डिप्रेशन को सैडनेस से देखा जाता है कि कोई पर्सन अगर दुखी हो रहा है तो उसको सैडनेस से हम देखते हैं कि यार दुखी है आज भी दुखी, इसको डिप्रेशन तो नहीं हो गया, ये ज़्यादा ओवरथिंक तो नहीं कर रहा है। और इस तरह की टर्म्स जो आपने डिप्रेशन, ये वाली जो टर्म यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये काफ़ी लोग जनरल लाइफ में भी यूज़ करते हैं कि डिप्रेशन हो गया है उस पर्सन को, मुझे डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन सा फील हो रहा है, एनजाइटी फील हो रही है। लेकिन in this class we are going to understand what the actual meaning of depression or what about depressive disorder और इनके सिम्टम्स क्या हैं। हम क्या करेंगे, सिम्टम्स को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अब बिना किसी देरी के। डिप्रेशन के यहाँ पर आप इस लड़के को देखिए, लड़के का नाम हम मान लेते हैं आरव है, ठीक है। और आरव कितना दुखी है, बिल्कुल निराश है, नीचे नजरें झुका कर चल रहा है। और यहाँ पर आप इस पैरों को देखिए, आई थिंक क्रॉस, अगर जो कार्टून्स देखते हैं जब क्रॉस आ जाता है ना किसी भी कार्टून के चेहरे पर, दैट मीन्स वो खत्म, वो मर चुका है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो कुछ ऐसा भाव दिखाने की कोशिश की जा रही है। जो पिक्चर है, ये जो टर्म है, ये पिक्चर इस टर्म को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है। पिक्चर के अंदर ही आपको कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। अब इन सिम्टम्स को मैं एक बार आपको बता देता हूँ। वैसे इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको मुश्किल लगेगा समझने के लिए, लेकिन हाँ एक ओवरव्यू तो चाहिए, एक गाइड तो चाहिए कि एक्चुअल में ये कैसे चलता है ना। तो हेल्पलेस फील करेगा जो जिस पर्सन को डिप्रेशन होगी, ये एक्चुअल के डिप्रेशन के आपके जो सिम्टम्स रहेंगे, ठीक है। थॉट ऑफ डेथ, डेथ के थॉट, सुसाइडल आइडिएशन वी कैन से दैट। गिल्ट होना, वो खुद से रिलेटेड या अपने किए गए काम से रिलेटेड हो सकता है, समझ रहे हैं। चेंज इन एपेटाइट, आपके डाइजेशन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है, नॉट आपको बल्कि उस पर्सन को जिसको डिप्रेशन है, ठीक है। एपेटाइट यहाँ पर भूख बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। एंगर, आपका गुस्सा किस लेवल पर जाएगा। एनर्जी लॉस हमेशा फील करना, भले ही आपने कितना ही रेस्ट, कितनी अच्छी डाइट ली है, लेकिन आप एनर्जी फील, वो पर्सन एनर्जी फील करेगा, एनर्जी लॉस, ठीक है। विड्रॉल फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली, से इंटरेक्शन जो होगी वो कम होती चली जाएगी, हम सोशल इंटरेक्शन वो कम होती चली जाएगी, फैमिली इंटरेक्शन वो कम होती चली जाएगी, दोस्तों से बातचीत कम होती चली जाएगी। वो पर्सन प्रेफर करेगा कि मैं अकेला रहूं, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ टाइम ही जस्ट वांट टू बी अलोन, है ना। स्लीप प्रॉब्लम, इंसोमेनिया, हाइपरसोमेनिया, नींद ज़्यादा आएगी या फिर कम आएगी, आएगी ही नहीं हम कहेंगे। नो कंसंट्रेशन, वेरी डिफ़िकल्ट कि आप कहीं पर पर्टिकुलर कंसंट्रेट अब किसी एक टास्क पर कर पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम। और अल्कोहल और ड्रग अब्यूज़ भी शुरू हो सकता है। और कमाल की बात है कि आपको ये पता चलेगा अल्कोहल और ड्रग से भी डिप्रेशन शुरू हो सकता है। समझे, तो डिप्रेशन में रहने वाला बंदा अल्कोहल ड्रग यूज करे, डिप्रेशन अल्कोहल और ड्रग की वजह से हो जाए, तो वो भी आपको पता चलेगा। सो दीज आर सम सिम्टम्स जो आपको समझने हैं। और शायद ये सिम्टम्स इस बच्चे में है, आरव में है, इसीलिए इतना दुखी, निराश, नजरें स्माइल सब कुछ ही तो देखो, बॉडी लैंग्वेज कैसे ऐसे ऐसे लटका हुआ है, बिल्कुल, है ना। तो चलिए अब आगे थियोरेटिकल पोर्शन हम करते हैं कवर। डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स की बात करते हैं भाई। चलिए भाई, अब डिप्रेसिव डिसऑर्डर आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर किस कैटेगरी में आता है। मूड डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। जब जब हम ये कहेंगे कि किसी का मूड खराब है ना, तो हम कहेंगे कि जो मूड खराब वाली जो परिस्थितियां हैं उसमें एक डिसऑर्डर आता है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर। और हमने क्या बताया कि आपको मोस्टली सैडनेस, होपलेसनेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, प्लेजरेबल एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटीज आपको अच्छी लगती थी अब से पहले उस पर्सन को जिसको डिप्रेशन है,
तो अब जितनी भी एक्टिविटीज़ उसके लिए फेवरेट रही हों, अच्छी लग रही हों, वो सारी की सारी एक्टिविटी अब उसको अच्छी नहीं लगेंगी अगर वो पर्सन डिप्रेशन से ग्रसित है तो, ठीक है। परसिस्टेंट फीलिंग, लगातार आने वाली फीलिंग, वो कौन सी होगी? सैडनेस की होगी, होपलेसनेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, ओके। अगर हम नॉर्मल एंजाइटी की बात करें, नॉर्मल सैडनेस की बात करें, तो वो बिल्कुल बेसिक है भाई। अगर किसी को मतलब मम्मी से झगड़ा हो जाता है या फ्रेंड से झगड़ा हो जाता है या छोटी मोटी जो झगड़े या किसी से भी रिलेटेड किसी से बातचीत ना हुई हो, तो उनसे लेकर जो थोड़ी बहुत सैडनेस है वो नॉर्मल है। उस नॉर्मल सैडनेस का ये बेनिफिट है कि वो आपकी डेली फंक्शनिंग अफेक्ट नहीं करती। हो सकता है आफ्टर अ गुड मील, आफ्टर अ टेक ऑफ स्लीप, हम ये कह सकते हैं कि अच्छी खासी नींद, खाना खाने के बाद डाइट एक अच्छी ले लें, या फिर एक टाइम गैप के बाद कि 1 दिन 2 दिन के बाद आप ठीक हो जाते हैं, तो वो नॉर्मल सैडनेस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स होंगे उनमें एक पर्सन की डेली फंक्शनिंग अफेक्ट होगी, उसकी एबिलिटी अफेक्ट होगी कि वो कैसे काम कर रहा है। बिल्कुल, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। मैं एक बार फिर से इन शॉर्ट आपको बता दूं, कोई भी डिसऑर्डर डिसऑर्डर तब बनता है भाई जब एक पर्सन की डेली फंक्शनिंग, नॉर्मल लाइफ बिल्कुल अफेक्ट हो जाए। दैट मीन्स अभी वो काम नहीं कर रहा है जो डेली रूटीन पर वो करता था, जैसे कि नींद आना, खाना खाना, ठीक ठाक किसी से बात करना, ये सब, है ना। या अपने वर्क प्लेस पे काम ना कर पाना, तो ऑब्वियस है तो वो डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है। कुछ सिम्टम्स हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर के जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से हम कर लेते हैं। हेल्पलेस महसूस करना, होपलेस महसूस करना, उसको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मैं कुछ नहीं बदल सकता, ये बिलीव उसके माइंड में आ जाना। लॉस ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। अब किसी भी फेवरेट एक्टिविटी में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो, ठीक है। एपेटाइट और वेट चेंजेस, अभी हो सकता है कि भूख में बदलाव, हो सकता है वेट गेन हो जाए कुछ लोगों को स्ट्रेस में, और हो सकता है कि वेट कम हो जाए। स्लीप चेंज, इंसोमेनिया, अब ये टर्म आप फेमिलियर हो जाइए क्योंकि ये टर्म्स आगे बड़ी बार बार आएंगी। इंसोमेनिया दैट मीन्स डिफिकल्ट स्लीपिंग, या हम कहें कि नींद न आना या कम आना, 1 घंटा पूरा 24 घंटे में आप सो रहे हैं, प्रॉब्लमेटिक है। हाइपरसोमेनिया, ओवर स्लीपिंग, मतलब सोई जा रहे हैं, ये तो भाई गड़बड़ वाली बात हो गई। इरिटेबिलिटी और रेस्टलेसनेस, अजीब सी बेचैनी महसूस करना, एक जगह रिलैक्स मोड में ना बैठना, ठीक है, हमेशा यूं रहना कि अब न जाने क्या होगा, अब न जाने क्या होगा, या इजिली अनॉयड विद अदर्स, वी कैन से दैट, कि आप आसानी से दूसरों से परेशान हो जाते हैं। लॉस ऑफ एनर्जी, आपने मतलब सब कुछ करके देख लिया एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन आप फिर भी फिजिकली ड्रेन महसूस कर रहे हैं, एग्जॉस्ट महसूस कर रहे हैं, भाई नहीं, मज़ा नहीं है बॉडी लैंग्वेज में, जैसे कि अब हमने ऊपर देखा। सेल्फ लोदिंग, हमेशा अपने को कम आंकना, सेल्फ स्टीम लो हो जाना, सीधा सा मतलब है, ठीक है। खुद को क्रिटिसाइज करना, गिल्ट फील करना खुद को लेकर। कॉन्सेंट्रेटिंग प्रॉब्लम, अपना काम में फोकस ना कर पाना, डिसीजन ना ले पाना, चीज़ों को याद ना रख पाना, दैट मीन्स सिंपली अब आपका जो अटेंशन है वो सस्टेन नहीं है। अनएक्सप्लेन एक्स एंड पेन, वो जैसे हमने सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर में पढ़ा था, कुछ फिजिकल पेन को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जैसे कि शरीर में कांटे चुभ रहे हैं, तो ये कौन सा मतलब हुआ, है ना। लेकिन डिप्रेशन में अक्सर ऐसा देखा जा सकता है, ये सिम्टम्स में आते हैं। टाइप ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं। टाइप ऑफ डिप्रेशन में कहते हैं कि डिप्रेशन 2 तरीके से होते हैं भाई। एक वो डिप्रेशन होता है जहाँ पर स्पेसिफिक इवेंट वी आर वेल अवेयर दैट कि ये एक स्ट्रेसर है, इसकी वजह से मुझे डिप्रेशन हुआ है। कि लाइफ में क्या हुआ है भाई, मान लो ब्रेकअप हुआ है किसी का, आरव का ब्रेकअप किसके साथ हो जाता है, मान लीजिए रुचि के साथ हो जाता है। अब आरव इतना सीरियस है, जो अभी हमने ऊपर देखा उतना सीरियस है, तो अगर हमें पता है कि ब्रेकअप इज द रूट कोज, तो ऑब्वियस है कि हम उसको इंटरपर्सनल थेरेपी लगाएंगे, है ना। तो इंटरपर्सनल थेरेपी लगाने पर उसकी रिलेशनशिप, सोशल इंटरेक्शन में बदलाव आएगा, इंटरेक्शंस में बदलाव आएगा, कम्युनिकेशन में बदलाव आएगा, थिंकिंग पैटर्न सीबीटी लगा देंगे भाई, जिससे उसके इरेशनल थॉट पैटर्न बदल जाएं कि इट्स ओके, रुचि नहीं तो रूना सही, कोई और सही, एक नहीं कोई और सही, ऐसे डायलॉग्स हैं, आप लोगों को पता है। तो आप अगर इवेंट पता है, स्पेसिफिक स्ट्रेसर को पता है, तो आप उस स्ट्रेसर को रिमूव कर सकते हैं और उसके डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं, ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं, ये बेनिफिट है स्पेसिफिक इवेंट का, ठीक है।
और इस स्पेसिफिक इवेंट में या हम कहें स्ट्रेसर में कोई भी मेजर सेटबैक्स हो सकता है, ये डिपेंड है एक पर्सन की लाइफ पर, ठीक है। नेक्स्ट है डिप्रेशन विदाउट एनी अपेरेंट कोज, कि देयर इज नो क्लियर कट कोज आपको नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर ज़्यादातर केसेस में जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिप्रेशन ये अपेरेंट कोज के रिगार्डिंग होता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता तभी वो डिप्रेशन बन जाता है ना। तो अपेरेंट कोज एक सीरियस केस हम मान सकते हैं कि अगर नहीं पता है तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ओके, तो डिप्रेशन दो तरीके से, स्पेसिफिक इवेंट और अपेरेंट कोज दो तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिवियरिटी और ड्यूरेशन को लेकर। हमने क्या कहा था, सिवियरिटी के बेस पर डिसऑर्डर को क्लासिफाई किया गया है। जो कम सीवियर होगा उसको माइल्ड डिसऑर्डर, जो थोड़ा सा ज़्यादा उसको मॉडरेट डिसऑर्डर, जो सबसे ज़्यादा वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहलाएगा, ठीक है। अब जितना सीवियरेंस यहाँ पर बढ़ता जाएगा, ये कॉमन सेंस है भाई, आप लोग समझ गए होंगे। जैसे जैसे अगर माइल्ड है तो एक पर्सन की लाइफ थोड़ा सा कम होगी, कम अफेक्ट होगी, लेकिन यहाँ पर उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगी। यहाँ पर तो यूँ समझ लो रेड जोन आ जाता है भाई लाइफ के, आप कहते हैं ना कि वाट लग जाती है लाइफ की, है ना, डेली फंक्शनिंग बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, याद रखने के लिए, कि आप यहाँ पर माइल्ड लिखें, यहाँ पर मॉडरेट लिखें, ठीक है, और यहाँ पर हम लिखते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। और अब हम इसको बोल दें कि सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, उसके बाद मॉडरेट और सबसे कम माइल्ड, है ना। तो माइल्ड ऐसे आप इसको, माइल्ड इज लेस देन मॉडरेट, मॉडरेट इज लेस देन मेजर, ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं। ड्यूरेशन के मामले में बात करते हैं तो ड्यूरेशन जो कम शॉर्ट टर्म होती है भाई, थोड़े टाइम के लिए, उन डिसऑर्डर्स को एक्यूट की कैटेगरी में डाला जाता है, एक्यूट डिसऑर्डर की कैटेगरी में डाला जाता है। लेकिन अगर जो लॉन्ग टर्म है, परसिस्टेंट है, कंसिस्टेंटली चले जा रहे हैं, उनको क्रोनिक डिसऑर्डर की कैटेगरी में डालेंगे। आगे ये टर्म यूज होगी, ध्यान से सुन लो। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट कहता है कि कम्स गोज, कम आता है जाता है, जो सिम्टम्स आते जाते रहते हैं, तो उनको उन 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 डिसऑर्डर्स को इंटरमिटेंट डिसऑर्डर की कैटेगरी में डालेंगे कि ठीक है, आ गया चला गया, आ गया चला गया। अब कुछ डिसऑर्डर्स की हल्की हल्की डेफिनेशन, मतलब छोटी छोटी डेफिनेशन ओवरव्यू के साथ पढ़ते हैं, ये आपको पता चल जाता है कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर सीवियर है, लॉन्ग लास्टिंग डिप्रेशन होता है और डेली फंक्शनिंग अफेक्ट होगी। बात खत्म, इतने से ही पॉइंट है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में, ठीक है। डायस्थमिक डिसऑर्डर, डायस्थमिक डिसऑर्डर कहता है कि ये क्रोनिक फॉर्म है डिप्रेशन का, क्रोनिक फॉर्म। दैट मीन्स आपको पता चलेगा जो डायस्थमिक डिसऑर्डर है किसकी कैटेगरी में आता है भाई, माइल्ड की कैटेगरी में आता है। कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन माइल्ड में डेली फंक्शनिंग इतनी इफेक्ट नहीं होती, लेकिन जब ये क्रोनिक हमने कहा ना इसको, दैट मीन्स व्हेन माइल्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज कंसिस्टेंटली अफेक्टिंग योर लाइफ, मतलब ठीक हो ही नहीं रहा, या हम कहें लॉन्ग टर्म के लिए चला जा रहा है, तो इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायस्थमिक डिसऑर्डर में। समझ रहे हैं, लास्ट 4 ईयर्स, लंबे टाइम के लिए, सालों साल चला जा रहा है, तो आपकी, अब पता है सालों साल चलेगा तो ऑब्वियसली आपकी नॉर्मल लाइफ भी अफेक्ट होगी ही होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो डायस्थमिक डिसऑर्डर आगे डिस्कस भी करेंगे, अभी ये छोटी सी डेफिनेशन थी। डिप्रेसिव डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। अब कुछ मामलों में क्या होता है भाई, एक पर्सन है, मान लीजिए आरव है, आरव को पता चलता है कि वो दुखी तो है, लेकिन इतने सिम्टम्स नहीं मिल रहे कि वो ये कह सके डायग्नोज करने पर कि ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। जो आरव के सिम्टम है इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू द डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एनी डिप्रेसिव डिसऑर्डर, तो हम कहेंगे कि ये जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर है नहीं है, बल्कि कुछ स्पेसिफाइड, हम ऐसा बोल सकते हैं, डिप्रेशन दैट डज नॉट फिट नीटली इनटू अदर कैटेगरीज बट स्टिल कॉज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस, लेकिन प्रॉब्लम तो क्रिएट कर रहा है, इतना आपको पता, तो वो NOS कैटेगरी में आ जाएगा। ये डिप्रेसिव के साथ साथ बाइपोलर की चैप्टर में भी आपको देखने को मिलेगा, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। डिप्रेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू द जनरल मेडिकल कंडीशन, मतलब फिजिकल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ इश्यूज के वजह से जो डिप्रेशन हो, उसको कहेंगे डिप्रेशन ड्यू टू जनरल मेडिकल कंडीशन। नेक्स्ट आता है इंड्यूस डिप्रेसिव डिसऑर्डर, मतलब सब्सटेंस इंड्यूस, जब एक पर्सन ड्रग एल्कोहल कंज्यूम करता है, जब वो कारण बन जाए किसी डिप्रेशन का, तो हम कहेंगे सब्सटेंस इंड्यूस डिप्रेसिव डिसऑर्डर। बहुत सिंपल करने की कोशिश की है, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा।
अब हम डिस्कस करते हैं सिवियरिटी के बेस पर पहला डिसऑर्डर, माइल्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो भाई माइल्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर देखिए, सिम्टम्स क्या होंगे, ट्रीटमेंट क्या होंगे, चलिए पढ़ते हैं। तो इतना तो अब आपको पता चल गया कि डिप्रेशन का ही हिस्सा है माइल्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर, लेकिन कम डिप्रेशन का हिस्सा है, मतलब शुरुआत हुआ है, ज़्यादा डरने वाली प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम ये कह सकते हैं। तो अगर हम मॉडरेट से कंपेयर करें, मॉडरेट डिप्रेसिव डिसऑर्डर से भाई MODD, ठीक है, या फिर हम मेजर से करें MADD, तो उनसे दोनों से बहुत कम मामले में ये इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होने वाला है। लेकिन लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कोई चीज़ प्रॉब्लमेटिक नहीं है तो वो कुछ कहेगी नहीं, अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया तो आपकी डेली लाइफ अफेक्ट होगी। ठीक है, आपको आपकी लाइफ को एंजॉय करने में, या हम कहें डेली फंक्शनिंग करने में, फोकस करने में, जो आप टास्क डेली रूटीन पर करते हैं वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। समझ में आ रहा है? कब आएगी? जब आप माइल्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर को ट्रीट नहीं करेंगे, ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो वो आपको इतना पता होना चाहिए, माइल्ड को मेजर बनने में टाइम नहीं लगेगा, मॉडरेट बनने में टाइम नहीं लगेगा, अगर आप इसको ट्रीटमेंट नहीं देंगे। तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। प्रॉब्लम छोटे से बड़ी होती है, ऐसा थोड़ी होती है एकदम से ही बड़ा पहाड़ टूट गया, और एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, लेकिन छोटे से बड़ी 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 ऐसे होते चली जाते हैं, लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे तो, है ना। चलो सिम्टम्स की बात कर लेते। सिम्टम्स को अब बिल्कुल सुपरफिशियल तरीके से हम करने वाले हैं, मतलब ऊपरी ऊपरी हिस्से से। क्यों? क्योंकि हमने सिम्टम्स देखे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप डिप्रेशन हमने पढ़ा, ठीक है, अब जितने भी हम करने वाले हैं ना डिप्रेसिव डिसऑर्डर, वो इसकी कैटेगरी में आएंगे, सारे के सारे इसकी कैटेगरी में आएंगे। फर्क कहाँ मिलेगा आपको? सिर्फ इंटेंसिटी या ड्यूरेशन, यहाँ पर मिलेगा भाई। ठीक है, इंटेंसिटी अब यहाँ पर कम होगी, इसकी जो मात्रा होगी, इसका टाइम ड्यूरेशन है, माइल्ड में कम होगा, ऑब्वियस है। मॉडरेट में माइल्ड से ज़्यादा होगा, और मॉडरेट में माइल्ड से ज़्यादा, और मेजर में दोनों से ज़्यादा। मतलब सबसे ज़्यादा जो भयानक कंडीशन आएगी ना, वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में आ जाएगी। तो चलिए थियोरेटिकल देखते हैं, फिर भी हम एक बार बता तो देते हैं आपको सिम्टम ऑफ माइल्ड डिप्रेशन क्या क्या है। देखिए, तो रिड्यूस कंसंट्रेशन, कम हो जाएगी, फैटीग, स्लीपनेस, ये भाई थकावट, हमने देखा कि आप बिल्कुल भी फिजिकली ड्रेन महसूस करेंगे, एग्जॉस्ट फील करेंगे, है ना। वो एग्जॉस्ट मीनिंग डेफिनेशन अलग होती है, अगर आपने कभी पढ़ा है एग्जॉशन की डेफिनेशन तो उसको अभी नहीं डिस्कस करने, आप आगे पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉब्लम आपको नजर आएंगी, फिजिकल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, सभी यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, प्लेजरेबल एक्टिविटीज से डायरेक्ट आपका कट आउट हो जाना, फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड वर्थलेस, अपने ही को, अपने आप को कम समझ लेना, खुद से ही आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिम्टम्स थे बिल्कुल आसान से। अब हम डेस्डाइमिक डिसऑर्डर को डिस्कस कर लेते हैं, जिसको डिस्दीमिया भी कहा जाता है। ये क्रॉनिक है, ये हम बता चुके हैं, लॉन्ग लास्टिंग फॉर्म ऑफ माइल्ड डिप्रेशन। माइल्ड डिप्रेशन की लंबे वाली फॉर्म जब चल पड़े तो क्या कहेंगे? उसको डिस्दीमिक डिसऑर्डर कहेंगे। ठीक है, इसको भी ऐसे ही लो मूड परसिस्ट एटलीस्ट 2 ईयर मिनिमम कंसिडर किया गया होगा यहाँ पर, है ना। और लेस सीवियर होता है मेजर से। बहुत आसान लैंग्वेज में नोट्स आपको मिल रहे हैं, जैसा मैंने अभी बताया वो सेम लिखा हुआ है और इसमें कोई चेंजेस नहीं है। कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो ये मेजर टर्म जो आपको याद रखनी है, मेजर दैट मीन्स जो इंपॉर्टेंट टर्म आपको याद रखनी है, क्रोनिक। ठीक है, क्रोनिक लो मूड मतलब लंबे समय तक आपका मूड बिल्कुल सैड रहेगा, सैड सैड सैड। ठीक है, कुछ एडिशनल सिम्टम्स, फूड मतलब एपेटाइट से रिलेटेड, ठीक है, इंसोमेनिया स्लीप से रिलेटेड, लो एनर्जी और फटीग, लो सेल्फ स्टीम, वर्थलेस आपको फील करना पड़ेगा खुद को लेकर, जो पर्सन डिप्रेशन फील कर रहा है, फीलिंग ऑफ होपलेस, लो सेक्स ड्राइव, इरिटेबिलिटी। एक और बात, अब डायस्थीमिया है तो वहां पर आपको मेजर एपिसोड नहीं देखने मिलेंगे डिप्रेसिव एपिसोड में। डिप्रेशन के जो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के जो एपिसोड्स हैं, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए हाई इंटेंसिटी के, आपको सैडनेस नहीं देखने को मिलेगी या हैप्पीनेस नहीं देखने को मिलेगी। कुछ दो टर्म्स आपको यहाँ पर अलग मिलेंगी, जो अभी शायद आपके अंदर क्यूरियोसिटी हो कि हाइपोमेनिया और मैनिया क्या होता है, तो इसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि अगर डिप्रेशन आप सैडनेस से समझते हैं ना, तो हाइपोमेनिया और मैनिया हैप्पीनेस, हाई एनर्जी से आप समझ लीजिए। ठीक है, हाई एलिवेटेड इन मूड योर
तो उसको मैनिया और हाइपोमेनिया कहते हैं। अभी के लिए अवेयर हो जाओ ताकि आप तैयार हो जाएं नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। तो अब कुछ सिनारियोज में जो क्या होता है, ये येलो बॉक्स में क्या है, कुछ सिनारियोज में होता है भाई जो लोग डायस्थीमिया से या माइल्ड से सफ़र कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि तो थोड़ा बहुत कष्ट है, थोड़ी बहुत परेशानी है, थोड़ा बहुत मूड में हमको जो लो फील हो रहा है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते और उसको डायग्नोज या ट्रीटमेंट मतलब ढील बरत लेते हैं। भाई हम ये कह सकते हैं कि भाई कदम पीछे चलने दो यार, उनकी लाइफ ऐसी ही है, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं मानना है। हम पहले भी कह चुके हैं कि माइल्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर को देर लगते मतलब सॉरी चेंज होते देर नहीं लगती, है ना। योर माइल्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर या डायस्थेमिक डिसऑर्डर कैन बी कन्वर्टेड इन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और मॉडरेट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अगर मॉडरेट में हुआ है तो मेजर में बदल जाएगा, बहुत आसान। डायस्थेमिक की ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। अब ट्रीटमेंट को क्या करते हैं, हम एक ही बार पढ़ेंगे। साइकोथेरेपीज आगे लास्ट में है, यहाँ पर भी आपको लिखना है। यहाँ पर ब्रीफ आपको डेफिनेशंस मिलेगी। सपोर्टिव थेरेपी, सीबीटी लगा दो, प्रॉब्लम सॉल्विंग लगा दो, बिहेवियर इंटरपर्सनल, ये सभी थेरेपीज हैं। और ये इतनी ही थेरेपीज नहीं होती भाई। थेरेपीज को समझने के लिए ना एक पूरी क्लास एक थेरेपी पे चाहिए, सो दैट तब आपको इतना अंदाजा आएगा कि एक्चुअल में ये कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं और कैसे ये हेल्पफुल होगी, ठीक है। और हमने अभी अभी जैसे अगर आपने थोड़ा सा फोकस रखा हो, थोड़ा कंसंट्रेशन बनाया हो, तो मैंने अभी ऊपर एक एग्जांपल में हमने कहा था कि हम आईबीटी लगा देंगे, आईपीटी इंटरपर्सनल थेरेपी, और सीबीटी का एग्जांपल दिया था। तो शायद अगर आप लोगों ने सुना होगा तो वो उतना ही बताया था मैंने जितना यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अभी के लिए नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेंगे। मेडिकेशन ज़रूरी है क्योंकि डिप्रेशन है, सैडनेस है, तो मूड स्टेबलाइजर, अब मूड डिसऑर्डर है तो मूड स्टेबलाइजर बनती है भाई। तो मूड स्टेबलाइजर, एंटी डिप्रेसेंट, जो डिप्रेशन को कम करने में हमारी हेल्प करेगी, वो मेडिकेशंस की वजह से होगी। आगे हम बढ़ते हैं, मॉडरेट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अब लेवल बढ़ जाता है भाई। अब आप पहले 1 पर थे तो अब आप 2 पर आ गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो सैडनेस के मामले हैं जो थोड़े से बढ़ जाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी एज कंपैरिजन टू माइल्ड डिप्रेशन डिसऑर्डर से, और कोई चेंज यहाँ पर ज़्यादा आपको नज़र नहीं आएगा। अब देखो ये कैसे बढ़ जाता है, और इसमें और माइल्ड में क्या चेंजेस हैं। माइल्ड में और मॉडरेट में ये चेंज है कि भाई ये ना मॉडरेट डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो यहाँ पर है, ये लिखा हुआ भाई, मॉडरेट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मॉडरेट डिप्रेसिव डिसऑर्डर जनरली स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट के अगेंस्ट जब हम बिहेव करते हैं तब आता है। कोई लाइफ में भयानक सी, मतलब आप कह सकते हैं कि कोई ट्रॉमेटिक इवेंट आ गई, कोई ऐसा स्ट्रेसर आ गया जिसने स्ट्रेस क्रिएट किया है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो जब आप उसको रिप्लाई करते हैं, उस स्ट्रेस को रिप्लाई करते हैं, तो उस दौरान मॉडरेट डिप्रेसिव डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ट्रॉमेटिक इवेंट, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट की बात कही गई है, ऐसे नॉर्मल नहीं, ठीक है। जो आपके अंदर इमोशनल डिस्ट्रेस क्रिएट करेगी, ठीक है, और फंक्शनिंग को अफेक्ट करेगी, वो हो सकता है आपकी सोशल, ऑक्यूपेशनल, या फिर आपकी रिलेशनशिप को भी अफेक्ट कर सकती है। जो मोस्ट कॉमन मॉडरेट डिप्रेशन कंसीडर किया जाता है वो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर कंसीडर किया जाता है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि एडजस्टमेंट डिसऑर्डर विद डिप्रेस्ड मूड की वजह से दैट पर्सन विल नॉट एबल टू एडजस्ट इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, वो कॉन्टेक्स्ट कोई भी हो सकता है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ फीचर्स हम मॉडरेट डिप्रेशन की बात कर लेते हैं। ट्रिगर्ड बाय स्ट्रेसफुल इवेंट, स्ट्रेसफुल इवेंट के थ्रू ट्रिगर किया जाता है, और वो स्ट्रेसफुल इवेंट लाइफ में कोई भी हो सकती है। लाइफ की कोई भी इवेंट, वो हो सकता है जॉब लॉस, हो सकता है रिलेशनशिप ब्रेकअप, बैचअप, कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो अब क्योंकि हम इसको रेस्पॉन्स करते हैं इन, अब जॉब लॉस हो गया तो उसमें हमारी बॉडी ऐसे थोड़ी है, चलो ठीक है हो गई तो हो गई, भाड़ में जाए, है ना, ऐसा थोड़ी होता है। अगर आपकी अच्छी जॉब आपसे निकाल दिया जाए तो मोस्टली चांसेस में वहां पर आपको रिएक्ट करना होगा, अगर आप एक आम इंसान हैं तो, है ना। ये बात अलग है कि आपको थोड़ा सा है, किसी और को ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं वो डिसऑर्डर की कर रहे हैं, तो मोस्टली हम उन केसेस की बात कर रहे हैं जो डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं। सो रिएक्टिव डिप्रेशन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम एक्सटर्नल इवेंट को रिएक्ट करते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रेसफुल इवेंट्स को, जिनको स्ट्रेसर कहा जाता है, उनको हम रिएक्ट कर रहे हैं, और इस रिएक्शन में इसलिए हम इसको रिएक्टिव डिप्रेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं तो लेस देन 6 मंथ टाइम ड्यूरेशन रहेगा आफ्टर एंडेड द स्ट्रेसर।
स्ट्रेसर के एंड होने के बाद सिम्टम्स का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 6 महीने से कम रहेगा। और अगर बियॉन्ड द 6 मंथ अगर आपके सिम्टम्स चले जा रहे हैं तो उसको हम NOS की कैटेगरी में डाल देंगे, नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड डिप्रेशन की कैटेगरी में डाल देंगे। सिम्टम्स की बात वही सिम्टम्स रहेंगे, सिमिलर टू द अदर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ये मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पर, है ना। सो सेम रहेंगे लेकिन इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फंक्शनल इम्पेयरमेंट की बात करते हैं तो डेली फंक्शनिंग तो अफेक्ट होगी ही होगी भाई, इसमें तो आपको अब तक ये समझ में आ जाएगा कि फंक्शनल इम्पेयरमेंट होगी। वो आपका स्कूल, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपका वर्क प्लेस पर आपका एनवायरनमेंट, आपका बिहेवियर अफेक्ट करेगा आपके काम को। स्कूल बच्चे हैं तो बच्चों की जो स्कूल लाइफ, रिलेशनशिप, सब कुछ डिप्रेसिव सिम्टम्स की वजह से वहाँ पर इम्पेयरमेंट देखने को मिलेगी, प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर विद डिप्रेस्ड मूड, मतलब डिप्रेस है मूड हमारा और आप एडजस्ट करने के योग्य नहीं रहे, या हम कहें कि अभी आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मोस्ट कॉमन डायग्नोस फॉर मॉडरेट डिप्रेशन, इसका यूज कब किया जाता है, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का यूज कब किया जाता है, जब डिप्रेशन डायरेक्टली रिस्पॉन्स है किसी स्पेसिफिक स्ट्रेसर से रिलेटेड है। आप कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पर एक कोई स्ट्रेसर है जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन फील कर रहा है, तब हम कहेंगे कि यू आर नाउ नॉट एबल टू एडजस्ट इन योर कंपनी। तो हम एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, आप इसको ऐसे याद करें ताकि आपको ये समझ आए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बने, उसके बाद आप डेफिनेशंस पर जाना कि अब डिप्रेशन की वजह से, आपके डिप्रेस्ड मूड, लो मूड, सैडनेस की वजह से आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में, समझ रहे हैं। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स आपको माइल्ड से मॉडरेट के बीच में मिलेंगे, ठीक है, सीवियरिटी के मामले, मतलब ज्यादा इफेक्ट भी नहीं करेंगे लेकिन करेंगे भी, ऐसा। सिम्टम्स डू नॉट मीट द क्राइटेरिया फॉर अदर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अब जब दूसरे डिप्रेसिव डिसऑर्डर, मतलब ना तो माइल्ड के हैं, आप ये नहीं कह सकते नहीं यार माइल्ड से तो सीवियर नजर आ रहा है, और मॉडरेट है नहीं, दोनों से कंपेयर। और ये देखिए, हो सकता है आपके मन में ये क्वेश्चन हो कि यार ये हम ना सर कैसे करेंगे इसको आइडेंटिफाई, लेकिन आपको अभी कॉन्सेप्ट समझना है, आपको आइडेंटिफाई नहीं करना, समझ रहे हैं। क्योंकि आइडेंटिफाई आप करेंगे DSM 5th TR के अकॉर्डिंग, आई थिंक, जहां तक मुझे अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको डायग्नोस्टिक स्टेटिस्टिकल मैनुअल उठाना होगा जब आपके पास क्लाइंट आएंगे। अभी 5th एडिशन चला हुआ है तो 5th एडिशन से आपको पूरा, आपको एक एक पॉइंट वहां पर मिलेगा कि ऐसे ऐसे ये पॉइंट्स हैं जो कि हेल्प करेंगे कि हाँ इनको माइल्ड है, मॉडरेट है, मेजर है, समझ रहे हैं। DSM 4 पर या 5 पर भी कभी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम आगे चलते हैं, ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। मॉडरेट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी लगाएंगे, CBT, ठीक है। CBT में क्या किया जाता है, नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको रिप्लेस करने की कोशिश की जाती है। कुछ कोपिंग स्ट्रेटजी बच्चे को सिखाई जाती है ताकि वो जो आने वाले स्ट्रेस हैं छोटे मोटे, उनको मैनेज कर सके, उनसे कोप अप कर सके। इंटरपर्सनल थेरेपी क्या होती है भाई, रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, जो सोशल इंटरेक्शंस या हम कहें जो इम्प्रूव हो जाती है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, वो सारे के सारे रिजोल्व होंगे इंटरपर्सनल थेरेपी में, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट मीन्स आपको स्ट्रेसर का पता है, प्रॉब्लम को रिजोल्व करो ना, मेन समझ रहे। सॉल्यूशन फोकस थेरेपी भी होती है एक, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक स्पेसिफिक स्ट्रेस है तो हम उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर जॉब में प्रॉब्लम है तो आप जॉब स्विच कर सकते हैं, टाइम को मैनेज कर सकते हैं, ताकि आपकी कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो, उस प्रॉब्लम का समाधान हो, हम ये कह सकते हैं। स्पेसिफिक स्ट्रेसर को रिमूव कर दीजिए जिसकी वजह से डिप्रेशन हो रहा है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। स्पोर्टिव थेरेपी कहती है कि पर्सन को ये ना लगे, आप उसको सपोर्ट करें। सपोर्ट दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड उसको प्रोवाइड करवाएं ताकि वो अकेला महसूस ना करे और उसको स्ट्रेस से बाहर निकलने में हेल्प हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की। देखिए इस बच्ची को, देखिए कैसे कैसे अपने आप को देख रही है। अगर आप पिक्चर को गौर से देखेंगे तो बड़ी ही कुछ बहुत चीजें यहाँ पर नोट करने के। देखो इस बच्ची को, यहाँ पर और यहाँ पर देखिए, और इस पिक्चर को देखने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है ये हमें बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको क्या लगता है, ये क्या क्या सीन चल रहा है पिक्चर में। तो चलिए हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को समझते हैं, MTD। इसको क्लिनिकल डिप्रेशन भी कहा जाता है और सबसे खतरनाक कंडीशन इसी की होती है भाई, ठीक है। क्लिनिकल डिप्रेशन या यूनिपोलर डिप्रेशन भी इसको कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन है
जहां पर एक पर्सन क्या फील करेगा, मेजर एपिसोड्स, डिप्रेशन के मेजर एपिसोड, लगातार लो मूड, वो भी हाई लेवल का, मतलब कुछ भी न करना, नम रहना, सारे के सारे इंटरेस्ट खत्म हो जाना, फैमिली, वर्क प्लेस, स्कूल, स्लीप, ईटिंग हैबिट, जनरल हेल्थ, सब कुछ लाइफ का हर एस्पेक्ट उसका न्यूट्रल होता है, एक तो बस ना ठीक ना अच्छा ना बुरा। लेकिन यहाँ पर सैड, दैट मीन्स बिल्कुल नीचे जमी पर, शायद हम जमी से भी नीचे कह सकते हैं अगर हम लेवल्स की बात करें, तो इतनी बुरी हालत मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर में होगी, ऐसा मान लीजिए आप, याद करने के लिए, ठीक है। सो जिनको MDD मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर होता है, उनकी एक्टिविटीज, प्लेजरेबल एक्टिविटीज, इंटरेस्टेड एक्टिविटीज में कोई रुचि नहीं रहती, वर्थलेस, गिल्टी, हेल्पलेस, होपलेस, उनको लगेगा कि वो ऐसा है, कोई उनकी मदद नहीं कर सकता, अब वो किसी की मदद नहीं कर सकते, लाइफ बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सो अभी हमें क्या करना चाहिए, सुसाइड अटेम्प्ट करना चाहिए, इतना खतरनाक। यूं ही नहीं, मैं इतना जमीन से नीचे कह रहा था, ये एक बच्चे को जिसको डिप्रेशन है, वहाँ डिप्रेशन सुसाइडल अटेम्प्ट तक ले जा सकता है, सुसाइडल आइडिएशन इससे बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि सुसाइड कर लो, वर्थलेस महसूस किया जाता है, कोई कीमत नहीं है हमारी खुद की, इतना गिल्ट, इतना खुद को इतना बुरा मान लेना, समझ रहे हैं। और कुछ साइकोटिक सिम्टम्स भी नजर आएंगे, साइकोटिक सिम्टम्स में अब आपको ये दो टर्म्स भी नहीं सुनने को मिलेंगी, ठीक है, डिल्यूजन और हेलोसिनेशन। तो अभी मैं आपको बता दूं, डिल्यूजन और हेलोसिनेशन साइकोटिक सिम्टम्स में आते हैं, और ये डिल्यूजन दैट मीन्स फॉल्स बिलीव, ठीक है, फॉल्स बिलीव इन लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस, नहीं, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं कहेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस, कि आपको मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे, आरव है और रुचि है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर दो पर्सन खड़े हुए हैं, यहाँ पर भी ये दो पर्सन हैं, ये भी आपस में बात कर, और ये क्या कर रहे हैं, स्माइल पास कर रहे हैं, भाई आपस में बात करने पर इनकी कोई बातचीत है, और रुचि की फ्रेंड है ये वाली, अब ये दोनों बात करी, इन्होंने देखा कि यार ये तो हमारे बारे में बात कर रहे हैं, ये आरव कहता है सिर्फ कि ये तो ना हमारे बारे में बात कर रही, तो हम पर हंस रहे हैं कि हम कैसी कैसी बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन रुचि ने क्या किया, इनसे कंफर्म करने की कोशिश की कि यार तुम हमारे बारे में बात कर रहे थे, क्या ये सही है। उन्होंने कहा नहीं तो यार हम तो मजाक कर रहे थे, ऐसा तो कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और रियलिटी में क्या होता है कि वो किसी के बारे में बात नहीं, वो सिर्फ जनरल टॉक कर रहे थे, उनको देखकर बार बार ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो हमारे बारे में, तो फॉल्स बिलीव है ना। अब एविडेंस भी है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, लेकिन फिर भी आरव मानने को तैयार नहीं है, तो इसको डिल्यूजन कहेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको समझाने की कोशिश की। हेलोसिनेशन दैट मीन्स कि आप इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हैं बाहर से, इन द अब्सेंस ऑफ दैट, अब्सेंस ऑफ स्टिमुलस, आपको कुछ ना कुछ सुनाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कहूँ मुझे तो ना अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं, मुझे तो वहां वो नजर आ रहा है, तुम बैठे मुझे नजर आ रहे हो, और कोई नहीं है वहां पर, मुझे कोई आवाज, आप भी मेरे पास खड़े हैं और आप भी मतलब मेरे साथ ही हैं, और साथ होने के बाद आप कहें यार मुझे तो नहीं आ रही, तो हेलोसिनेशन मतलब आप इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं इन द अब्सेंस ऑफ स्टिमुलस, समझ रहे हैं। की फीचर्स की बात करते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स की, भाई लो मूड, डीप सैडनेस, यहाँ पर देखिए टर्म्स चेंज हो रही हैं, जैसे जैसे आप यहाँ तक आ गए टर्म्स चेंज हो गई, एम्प्टीनेस, खालीपन, पूरा पूरा दिन, है ना, लॉस ऑफ प्लेजर, आप इस स्टेट को एनेडोनिया कहा जाता है ना, हेडोनिया, एनहेडोनिया हम कहेंगे, जिसमें आपको प्लेजरेबल एक्टिविटीज से बिल्कुल कट आउट हो जाएगा, बिल्कुल आपको पसंद नहीं होगी, हम ये कहेंगे, ठीक है। उसके बाद फिजिकल सिम्टम्स में क्या करेंगे, फटीग, हेडेक, डाइजेस्टिव इशू, चेंजेस इन स्लीप, इंसोम्निया, ओवर स्लीपिंग, सारे के सारे वही सिम्टम्स है, लेकिन सिवियरिटी बढ़ जाती है, इंटेंस लेवल पर ये सभी चले जाएंगे। तो सिम्टम्स अब आप खुद भी पढ़ सकते हैं, इतना मुझे यकीन होने लगा है ना। सब टाइप्स करते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के, कुछ सब टाइप्स है। पहला सब टाइप्स है एटिपिकल डिप्रेशन। एटिपिकल डिप्रेशन को पढ़ते हैं भाई, चलो। ए पर्सन मूड इंप्रूव इन रिस्पॉन्स टू द पॉजिटिव इवेंट। एटिपिकल डिप्रेशन कहता है कि एक पर्सन का मूड इंप्रूव होगा, कब कब होगा, पॉजिटिव इवेंट में होगा, तो हम इसको मूड रिएक्टिविटी कह देंगे, है ना, कि पॉजिटिव इवेंट है तो आप अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। लेकिन इंक्रीज एपेटाइट, एक्सेसिव स्लीप, एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू द रिजेक्शन, कहीं कोई मुझे रिजेक्ट ना कर दे ऐसा भाव मन में आना, ओवर स्लीपिंग हम कहेंगे, हाइपर एक्सेसिव स्लीप कहेंगे, हाइपरसोमेनिया जिसे कहते हैं, एपेटाइट में चेंज, भूख बढ़ना, ये एटिपिकल डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। मेलनकोलिक डिप्रेशन कहता है कि सीवियर लॉस ऑफ प्लेजरेबल,
प्लेजरेबल एक्टिविटी, ठीक है, फीलिंग वर्स इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर अगर किसी को मेलनकोलिक डिप्रेशन है तो हम ये कह सकते हैं कि दैट पर्सन विल फील दैट देयर इज नथिंग गुड इन द गुड मॉर्निंग, है ना, वहाँ पर कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, बैड मॉर्निंग हुई जा रही है सभी की, वेट लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है। कैटाटोनिक डिप्रेशन कहता है कि ये बड़ा रेयर रहता है, ये बहुत रेयर है। व्हेन ए पर्सन शो मोटर डिस्टर्बेंस रिमेनिंग कंप्लीटली स्टिल, इमोबिलिटी मतलब ऐसे, मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करना, इमोबिलिटी, समझ रहे हैं, या फिर करेंगे तो अजीब सी मूवमेंट करेंगे, ठीक है, बोलेंगे नहीं या अजीब तरीके से बोलेंगे, अनयूजुअल वे, असाधारण तरीके से रिस्पॉन्स करना, समझ रहे हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल देने की कोशिश की थी। साइकोटिक डिप्रेशन की बात करें तो हमने साइकोटिक सिम्टम्स पढ़े थे अभी अभी, हेलोसिनेशन, seeing or hearing things that are not there, means receiving information in the absence of stimuli। हम ये कह सकते हैं आप इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, कोई है नहीं, आप देख रहे हैं, कोई है नहीं, सुन रहे हैं, कोई साउंड नहीं है। डिल्यूजन, फॉल्स बिलीव होना, समझ पा रहे हैं, अभी हमने पढ़ा था। पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहता है कि सीवियर डिप्रेशन आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, मतलब प्रसव के बाद, मतलब डिलीवरी के बाद, कुछ कई बार है जो कि कई मोस्ट नहीं कहेंगे, कुछ फीमेल्स को डिप्रेशन से सफ़र करना पड़ सकता है। तो उसमें एक्सट्रीम सैडनेस, एंजाइटी, एग्जॉशन, डिफिकल्ट बॉन्डिंग विद द बेबी, ये सब सिम्टम्स है जो हमें नजर आएंगे। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर भी मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। सो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर मोस्टली विंटर्स में होता है। ये बात आप ध्यान रखना कि सीजन के हिसाब से आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। कमाल की बात है, इतना सा ही इसको समझने की बात है। स्पेसिफिक सीजन में आप अच्छा फील करें, फॉर एग्जांपल समर में आप अच्छा फील करें, विंटर में आप बुरा फील कर रहे हैं विंटर में। अब उसके पीछे रीजन बताइए। स्टडीज कहते हैं कि लैक ऑफ सनलाइट की वजह से आप लो एनर्जी, इंक्रीज स्लीप, वेट गेन, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, जिसको सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर की कैटेगरी में डाल दिया गया है। और अब कोजेज की बात कर लेते हैं। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में कौन कौन से रीजन हैं? जो कोजेज हमारे वही कोजेज रहेंगे जो हम अब तक डिस्कस करते आ रहे हैं, तो चलिए फिर भी बता देते हैं। बायोलॉजिकल कोज रहेगा, ठीक है, साइकोलॉजिकल कोज रहेगा और सोशल फैक्टर कोज रहेगा, ठीक है। 3 फैक्टर्स हैं, उनके फर्दर बायोलॉजिकल में हम हर बार की तरह अभी भी जेनेटिक्स पढ़ेंगे और ब्रेन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये हम पढ़ेंगे, दैट मीन्स आप पढ़ोगे इनको, बार बार नहीं बता रहा मैं आपको, जेनेटिक्स और ब्रेन केमिस्ट्री, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स में इम्बैलेंस, डिसफंक्शंस की वजह से होता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में कॉग्निटिव पैटर्न, दैट मीन्स आपके सोचने का तरीका ही खराब है। अगर आप सोचेंगे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, डिप्रेशन है जो किसकी वजह से होता है? मोस्टली थिंकिंग पैटर्न। अगर आप हर बात को पॉजिटिवली ले रहे हैं, मतलब हर बात, दैट मीन्स कि जितनी, अगर आप उस स्टेज में है कि डिप्रेशन होने वाला है, तो आपको आपका थिंकिंग पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा भाई। अगर आप अपना इंफॉर्मेशन को परसीव करने का, रिसीव करने का तरीका नहीं बदलेंगे तो चांसेस ज़्यादा है कि आपको डिप्रेशन हो जाएगा। अब एक बंदा है बार बार छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेता है, तो उसको अपना थिंकिंग पैटर्न बदलना होगा, सोचने का तरीका बदलना होगा, देखने का नज़रिया बदलना होगा, तभी वो इन चीज़ों से बाहर निकल पाएगा। सो कॉग्निटिव पैटर्न, लर्न हेल्पलेसनेस, अटैचमेंट इश्यूज, ये सभी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रहते हैं जो कि बच्चे ने सीखे होते हैं। हेल्पलेसनेस सीखी जाती है कई बार कुछ इवेंट्स में, समझ रहे हैं। अटैचमेंट इशू, लॉस ऑफ रिजेक्शन, नेग्लेक्ट जो हो जाता है, पेरेंट से हो जाता है या किसी लाइफ पार्टनर से या किसी फ्रेंड से, सीरियस जिनको आप सीरियस ले रहे थे लेकिन उन्होंने आपको सीरियस नहीं लिया, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में वो आते हैं। सोशल फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, अब लाइफ इवेंट स्ट्रेसफुल कोई भी हो सकती है। मेजर सेटबैक कोई भी लाइफ का हो सकता है, वो जॉब लॉस, डिवोर्स, लॉस ऑफ लव्ड वन, कुछ भी हो सकता है। सोशल आइसोलेशन, रिलेशनशिप में सपोर्ट न होना, फीलिंग ऑफ रिजेक्शन बार बार आना, वो डिप्रेशन का कारण बन सकता है। चाइल्डहुड ट्रॉमा, हो सकता है कोई फिजिकल हरासमेंट हुई हो, इमोशनल हुई हो, सेक्सुअल हरासमेंट बचपन में हुई हो, तो वो भी रीजन बन जाता है डिप्रेशन का। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में डिप्रेशन हो सकता है भाई, पॉवर्टी से रिलेटेड, सोशल इनइक्वालिटी से लेकर कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आप उनके शिकार हो गए हैं। सीजनल चेंजेस, जिसमें एसएडी का बेस्ट एग्जांपल है। तो ये कुछ बेसिक्स और बड़े आसान फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल रहते हैं किसी भी पर्सन को डिप्रेशन होने में, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे भाई? ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि एट द एंड कि हमने इतना कुछ किया, उसका ट्रीटमेंट नहीं किया, है ना। सो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट को पढ़ लेते हैं।
अब ये बात ध्यान रखना भाई, अकेला सीबीटी काम नहीं करेगा, इसमें मेडिकेशंस की भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, और सीबीटी के साथ आप आईपी टीबी लगा सकते हैं। ठीक है, आप एक अकेला मेथड काम नहीं करेगा मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में। जब डिप्रेसिव डिसऑर्डर ही मेजर हो गया तो ट्रीटमेंट भी तो बढ़िया होना चाहिए ना। तो चलिए सीबीटी को ध्यान से देखते हैं। सीबीटी मोस्टली टाइम हमने पढ़ा है कि नेगेटिव थॉट पैटर्न को पहले आइडेंटिफाई करें। ठीक है, क्योंकि आपका थॉट पैटर्न, योर मेंटल प्रोसेसेस डिटरमाइन योर बिहेवियर। अगर आपका मेंटल प्रोसेसेस सही है, सोचने का तरीका सही है, तो आपका बिहेवियर भी सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक जो मेन पॉइंट हम ये कहेंगे, जितने भी सिम्टम्स आपको नजर आ रहे थे ना वहां पर, उनको कम कर दो भाई, रिड्यूस कर दीजिए। कैसे भी करें, उनको कम करने की कोशिश करें तो आपको रिजल्ट्स बेहतर पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। तो सीबीटी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हार्मफुल थॉट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, नेगेटिव थॉट्स, अनहेल्पफुल थॉट्स जो कि डिप्रेशन को बढ़ावा देते हैं, उनको पकड़ेंगे पहले भाई। हाँ, ये वाला पॉइंट है, आई एम वर्थलेस, ये बंदा सोच रहा है, नथिंग विल एवर गेट बेटर, कुछ भी नहीं बदलेगा, कुछ भी बेहतर नहीं होगा, हमने इसको पकड़ा। ठीक है, चेंजिंग थॉट पैटर्न, अब उसको बताओ कि कैसे इनको, नहीं आई एम वर्थलेस, यू कैन डू इट बेटा, यू कैन डू इट। हम बता रहे हैं बार बार उसको, बस यही फील करवा रहे हैं, नहीं आप कर सकते हैं, आप में इतना कैपेबिलिटी है। सो रिप्लेसिंग दिस नेगेटिव थॉट्स को रियलिस्टिक में चेंज करें। अब मान लीजिए एक पर्सन है जो बड़ा प्रॉब्लमेटिक फील करता है अपने डेली टारगेट्स को लेकर कि आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट माय डेली टारगेट्स एंड दैट इनकम्प्लीशन ऑफ टारगेट विल क्रिएट अजीब सी एंजाइटी क्रिएट हो रही है वहां पर, एंजाइटी से फिर सैडनेस भी आती है। ठीक है, मान लीजिए ऐसा हमने किया कि अब आप मान लीजिए आप एक दिन में आप टारगेट बनाते हैं कि मैं तो 10 चैप्टर करूंगा, 10 चैप्टर्स आई विल डू टुडे, ठीक है, और टुमारो। तो 10 चैप्टर्स दैट मीन्स अराउंड, आप एवरेज मान लीजिए 40 मिनट्स का वीडियो होता है एक मिनिमम हमारा एक चैप्टर का, और उस चैप्टर्स में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, है ना। तो 40 मिनट्स के वीडियो में या एक चैप्टर में 4-5 टॉपिक भी होते हैं। अगर आप 10 चैप्टर्स करने वाले एक दिन में, तो आप क्या कहेंगे कि आपको लगभग 40 टॉपिक्स करने होंगे इन 24 आवर्स। और ये तब है जब आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी ऑप्ट की है, यू आर टोटली अनअवेयर अबाउट क्या सब्जेक्ट, क्या टॉपिक, फर्स्ट बुक का। और ये क्या गोल्स रियलिस्टिक है? नहीं, ये रियलिस्टिक नहीं है। तो आपको इनको रियलिस्टिक में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 वीडियो, 1 पीडीएफ, 4 टॉपिक्स आई विल डू टुडे, एंड इन 1 वीक मैं कंप्लीट 24 टॉपिक्स हो जाएंगे, और हमारे पास 6 वीडियोस और 6 पीडीएफ हमें जो कर लेंगे। संडे को बैठकर हम इनका टेस्ट लेंगे और हमारा रिजल्ट चेक करेंगे, स्कोर चेक करेंगे। तो ये है ना रियलिस्टिक अप्रोच। अदरवाइज आप 40 एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक आपका कितना हो जाना चाहिए, 160 टॉपिक्स शुड बी देयर। और वीडियोस कितनी होंगी, 40 वीडियोस। अब देखिए एक घंटे में एवरेज, 1 घंटा मान लो, एक आध वीडियो बड़ी भी होगी, तो आपको 10 घंटे सिर्फ वीडियो देखनी है, फिर उसको समझना है। ये थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा ना। अब ये थॉट प्रोसेस चेंज हो जाती है तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। यही तो है सीबीटी। सीबीटी में भाई टाइम लगता है, 12 to 20 वीकली सेशंस आमतौर पर किए जाते हैं, जो आपको अच्छा फील करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी की बात कर लेते हैं, जो आपकी रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करने में कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, अब आप देखिए थिंकिंग पैटर्न है, तो कई बार नोटिस किया जाता है कि जो डिप्रेशन का रीजन क्या होता है, डिप्रेशन का रीजन होगा भाई रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में आने वाले कॉन्फ्लिक्ट आप कहेंगे। ठीक है, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स, अब कम्युनिकेशन बेहतर नहीं होगा तो रिलेशनशिप खराब होंगे, रिलेशनशिप खराब होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे, कॉन्फ्लिक्ट मतलब कॉन्फ्लिक्ट से भी रिलेशनशिप खराब होती है। ठीक है, तो अब ये आपको डिप्रेशन की ओर लेकर जा सकता है, और मोस्टली टाइम ऐसा कई केसेस में देखा गया है, स्टडीज बताती हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप इश्यूज को एड्रेस करेंगे, कौन से हैं भाई वो, क्या कॉन्फ्लिक्ट है, मेन प्रॉब्लम क्या है। और आप देखेंगे रिलेशनशिप में सबसे मेन प्रॉब्लम कम्युनिकेशन रहता है। मेरी जो मैं पर्सनल जो हमारा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें क्या करेंगे, हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होता, ठीक ठाक कम्युनिकेशन नहीं होता, जिसकी वजह से हमें रिलेशनशिप में प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं।
बिल्डिंग सोशल स्किल्स, तो अब हम उनको स्किल्स सिखाने की कोशिश करेंगे, हाउ व्हाट आर द वेज टू क्रिएट और बिल्ड हेल्दी रिलेशनशिप और इम्प्रूव इंटरेक्शंस विद अदर, आप दूसरों से बातचीत करके कैसे अपनी इंटरेक्शन, अपनी कम्युनिकेशंस को बेहतर कर सकते हैं। स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर फोकस करना, अब प्रॉब्लम पर फोकस करना आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पर लेकर जा सकते हैं कि आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप पकड़ें और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें। ठीक है, अब कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं हम। की पॉइंट्स कौन कौन से हैं भाई ट्रीटमेंट के अंदर? कॉम्बिनेशन अप्रोच, भाई साइकोलॉजिकल थेरेपी के साथ साथ आपको मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ेगी और ये ज़रूरी है। ड्यूरेशन 12 to 20 वीकली सेशन होंगे 1 to 2 आवर्स के, तब कहीं जाकर आपको जो एम है, आपका जो गोल है वो कंप्लीट होगा, वो सिम्टम्स रिड्यूस करने वाला जो एम है जो आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सीबीटी और आईपीटी, ऐसा रिसर्च कहते हैं कि मोस्ट इफेक्टिव साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कंसीडर किए जाते हैं डिप्रेशन के लिए, क्योंकि मोस्टली दोनों ही केसेस में आपके थिंकिंग पैटर्न को चेंज करने की कोशिश की जाती है। और देखो, अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आप देखें, जब भी आप लो फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, तो मोस्टली केसेस में हमारे जो सोचने का तरीका है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। हमारी एक्सपेक्टेशंस दूसरों से, अगर आप एक्सपेक्टेशन ही ना रखें, एक एग्जांपल है ये, एक्सपेक्टेशंस ना रखना, दैट मीन्स आपने अपना सोचने का तरीका बदल लिया और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बड़ा आसान था। तो चलिए, हमारा लेसन यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट, और होपफुली आपको इंटरेस्ट भी क्रिएट हुआ होगा और मज़ा भी आया होगा और समझ में आया होगा व्हाट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डिप्रेशन, माइल्ड मॉडरेट मेजर डिसथैमिया एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। ये टॉपिक हमने की, इससे लास्ट लेसन जो हमने किया था वो सोमैटिक फॉर्म डिसऑर्डर और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर किया था। सोमैटिक फॉर्म डिसऑर्डर में 5 टाइप और डिसोसिएटिव में 3 टाइप्स हमने डिस्कस किए थे। अगर आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, आप जाइए और वहां से एक्सेस करें और कंप्लीट सीरीज को देखिए। और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।